हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द हिंदू एडिटोरियल हिंदी में। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होते हैं हमारे एग्जाम की दृष्टि से, आईएएस पीसीएस एग्जाम की दृष्टि से, उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे कि आज पर्यावरण दिवस है, आप सभी को पता है कि विश्व पर्यावरण दिवस है आज, तो इस वजह से मैंने दो आर्टिकल लिया पर्यावरण से जुड़ा ही। आज द हिंदू में दो आर्टिकल पब्लिश हुए थे, दो एडिटोरियल आया था, जिसमें से पहले था रेसलर प्रोटेस्ट के बारे में और दूसरा था दिल्ली ऑर्डिनेंस के बारे में। तो दिल्ली ऑर्डिनेंस वाला मैंने पहले ही कवर कर रखा है, रेसलर प्रोटेस्ट वाला इसमें कुछ खास था नहीं, लेकिन इसको हम लोग कवर कर लेंगे कल। और आज पर्यावरण दिवस है तो उससे जुड़ा मैंने दो आर्टिकल लिया है। आइए देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट दिवस। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यानी विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार वनडे एग्जाम और पीसीएस में पूछा जा चुका है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। मैच कराने के लिए 4 ऑप्शन इधर दे देगा, 4 ऑप्शन इधर देगा मैच कराने के लिए कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसको याद रखेंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या? तो वही पर्यावरणीय जागरूकता फैलाना, पर्यावरण के बारे में लोगों को संवेदनशील बनाना, उसके बारे में जागरूकता फैलाना, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, इन सारी चीजों के बारे में लोगों को जब संवेदनशील बनाना और उसके प्रति जो है जागरूकता फैलाना, यही इसका उद्देश्य है। 2023 की थीम क्या है? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। इसको याद रखेंगे, अच्छी थीम है और इसको आप आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। होस्ट देश कौन कौन से? तो कोटे डी आइवर तथा नीदरलैंड, ये दोनों देश मिलकर के होस्ट कर रहे हैं इसको, पर्यावरण दिवस को 2023 वाले। नेक्स्ट आर्टिकल 1.5 डिग्री सेल्सियस का लक्ष्य खतरनाक क्यों है? देखते हैं इसका पहला पॉइंट। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने 2 रिपोर्ट जारी की है, जिसमें पहली रिपोर्ट का नाम क्या है? तो वैश्विक वार्षिक दशकीय जलवायु अपडेट 2023 से 2027 और दूसरी रिपोर्ट का नाम क्या है? वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2022। अब यहाँ पे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यही हो जाता है कि वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2022 कौन जारी करता है और वैश्विक वार्षिक दशकीय जलवायु अपडेट 2023 से 2027 के बीच किसने जारी किया? तो ये हो जाएगा विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO। अब यहाँ पे जो इसने पहली रिपोर्ट जारी की है, वैश्विक वार्षिक दशकीय जलवायु अपडेट 2023 से 27 के बीच में, इस रिपोर्ट में WMO ने यह बताया है कि जो 1850 से लेकर के 1900 ईस्वी तक का समय था, या इसको पूरा औद्योगिक स्तर बोलते हैं, इसी को बेस लाइन समय भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहीं से हम लोग नापते हैं कि वैश्विक तापमान में वृद्धि कितना हो रही है। यानी यहाँ पे जो तापमान था उसी के आधार पर हम लोग नापते हैं कि वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, अगर वृद्धि हो रही है तो किस दर से हो रही है, कितना हो रही है, इसी यहीं से हम लोग नापते हैं इसको। पहली रिपोर्ट में WMO ने यही बताया कि जो 2023 से लेकर के 2027 के बीच का समय है, इसमें कोई ना कोई एक साल ऐसा जरूर बीतेगा जिसमें तापमान वृद्धि जो होगी वैश्विक स्तर पर 1.1 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 1.8 डिग्री सेल्सियस के बीच इसमें तापमान वृद्धि होगी। यानी यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाने की संभावना है, यानी 1.8 डिग्री सेल्सियस जो है ये हो जाने की संभावना बताई जा रही है। कौन सी रिपोर्ट में? तो ये वैश्विक वार्षिक दशकीय जलवायु अपडेट 2023 से 27 के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 2027 तक वैश्विक औसत तापमान वृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाएगा, जो कि अपरिवर्तनीय होगा। वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2027 तक जो वैश्विक तापमान वृद्धि दर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 1.8 डिग्री सेल्सियस तक जाने की बात की जा रही है, और जब 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाएगा तो अब आप इसको पलट नहीं पाएंगे, ये अपरिवर्तनीय हो जाएगा। यानी आप चाहें कि इसको फिर से वापस ले आए, 1.4 कर दें, 1.2 कर दें, तो वो हो नहीं पाएगा। 1.8 है, 1.5 से ऊपर ही रहेगा। जरूरी नहीं कि 1.8 ही रहे, हो सकता है 1.6 रहे, 1.7 रहे, लेकिन ये 1.5 से ज्यादा ही रहेगा। अब देख लेते हैं 1.5 डिग्री सेल्सियस का लक्ष्य क्या है। यह 2100 ईस्वी तक वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोकने का प्रयास करता है, जिससे कोई जलवायु संकट उत्पन्न न हो। यानी ये 1.5 डिग्री सेल्सियस का लक्ष्य ये कहता है कि जो वैश्विक तापमान वृद्धि है वो सन 2100 तक, अभी हम लोग कहाँ हैं 2023 में, तो सन 2100 जब आए वहां तक जो वैश्विक तापमान वृद्धि हो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक होनी चाहिए मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अन्यथा कोई जलवायु संकट उत्पन्न हो जाएगा, पर्यावरणीय प्रभाव बहुत खराब हो जाएगा, हमारे समाज के लिए, हमारी दुनिया के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही खतरनाक परिणाम होंगे इसके। यही यहाँ पे बताया जा रहा है। दशकों के लिए 2 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि स्वीकार्य था, जबकि 1.5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि थोड़ी अवास्तविक प्रतीत होती है, लेकिन 2 डिग्री सेल्सियस वृद्धि द्वीपीय देशों के लिए खतरा बन सकती है। यानी यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो दशकों के लिए यानी दशकीय वृद्धि जो है तापमान की, वो 2 डिग्री सेल्सियस उसका लक्ष्य रखना चाहिए था, वो थोड़ा सा ठीक प्रतीत हो रहा था, लेकिन ये जो 1.5 डिग्री सेल्सियस रख दिया गया है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा सा अवास्तविक प्रतीत होता है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है। अवास्तविक का मतलब क्या है कि इसको प्राप्त कर पाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, थोड़ा सा टफ लग रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग यार उस लेवल पे काम ही नहीं कर रहे हैं, कार्बन सर्जन किए जा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो जा रही है, तो हम उसको कैसे रोकेंगे? इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि लगभग 2 डिग्री सेल्सियस को उसको टारगेट करना चाहिए था, लेकिन उसका यह भी परिणाम होता है कि फिर जो द्वीपीय देश हैं, जो आइलैंड हैं, उनके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो ये बर्फ पिघलेंगे, बर्फ पिघल करके उनका पानी कहाँ जाएगा? समुद्र में जाएगा, समुद्र स्तर में वृद्धि होगी, उसके बाद जो द्वीपीय देश है उनके ऊपर खतरा बनेगा ही बनेगा, बाढ़ जैसी संभावनाएं बनेंगी, उनका डूब जाना हो सकता है। कि उनके जैसे अभी आप देखेंगे इंडोनेशिया, उसने अपनी राजधानी ट्रांसफर कर ली, कहाँ से? इंडोनेशिया जो है उसने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ ट्रांसफर की है? तो इस नुसंतारा में अपनी नई राजधानी बना ली है। अब इसकी पहली राजधानी क्या थी आप लोग बताएंगे?
तो ये क्यों की थी? क्योंकि वही वैश्विक जलवायु तापमान जो है, जलवायु परिवर्तन जो है, इन सारी वजहों से उसकी जो पुरानी राजधानी थी वहां पे खतरा बना हुआ था कि वो कभी भी डूब सकती है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर 2 डिग्री सेल्सियस वृद्धि को टारगेट करके चलते या इसे रखते कि वैश्विक तापमान जो है वो सन 2100 तक 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए, तो इस तरीके से हमें दिक्कत हो जाती है आइलैंड देशों के लिए, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है 2010 कानकुन में कॉप 16 यानी कॉप 16 जो है, अभी कॉप 27 कहाँ पे आयोजित हुआ है ये आप लोग बताएंगे, और कॉप 28 का आयोजन कहाँ होने वाला है ये भी आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। 2010 कानकुन में कॉप 16 का आयोजन होता है। इसमें जो देश मिले थे सब, यहाँ पे जो सम्मेलन हुआ था उसमें सारे देशों ने इस बात पे सहमति जताई थी कि जो वैश्विक तापमान वृद्धि उसको 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखना है। यानी यहाँ पे टारगेट कितना रखा गया था? तो 2 डिग्री सेल्सियस पे रखा गया था। उसके बाद 2015 में पेरिस समझौते में सारे देश मिले थे। पेरिस किसकी राजधानी? तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके तहत देशों ने क्या किया था? तो इन्होंने कहा था कि ठीक है 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखेंगे, यानी जो लक्ष्य है वो 2 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यहीं पे 1.5 डिग्री सेल्सियस वाली बात कही जाती है पेरिस समझौते में। यहीं पे बताया जाता है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस जो ये सक्रिय रूप से हम इसको लेकर के काम करेंगे, ना कि 2 डिग्री सेल्सियस को। यानी 1.5 डिग्री सेल्सियस पे सक्रिय रूप से काम करेंगे, और जो अंततः लक्ष्य हमारा है वो 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखने का इसके तापमान को रखने का है। इसको वैश्विक लक्ष्य के रूप में आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी संगठन या पैनल कह सकते हैं, द्वारा भी समर्थित कर दिया गया था। यानी आईपीसीसी जो है उसने भी ये बात कही थी कि ठीक है 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो लक्ष्य लेकर के चल रहे हो अच्छी बात है, ये सही है। ये आईपीसीसी जो एक स्वायत्त संगठन है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल है, ये कई रिपोर्ट जारी करती है जलवायु परिवर्तन के बारे में, उसके बारे में विशेष अध्ययन करती है ये, और ये क्षेत्रीय स्तर पर ये कार्य भी करती है जलवायु परिवर्तन को लेकर के। पेरिस सम्मेलन 2015 दिसंबर 2015 में पेरिस में जलवायु परिवर्तन पर कॉप 21 हुआ था। अब ये कौन सा? तो कॉप 21 हुआ था कहाँ पे? पेरिस में हुआ था 2015 में। यह विश्व के सभी राष्ट्रों के लिए वर्ष 2020 के बाद की अवधि है, तो जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध कार्य करने के लिए योजना प्रस्तुत करता है। यानी जो पेरिस सम्मेलन 2015 हुआ था, यहीं पे ये तय हुआ था कि जो 2020 है उसके बाद से वैश्विक जलवायु को लेकर के, जलवायु परिवर्तन को लेकर के कैसे चला जाएगा, ये फ्रेमवर्क कौन प्रस्तुत करता है? तो ये 2015 का जो पेरिस सम्मेलन है कॉप 21 का, यही बताता है कि 2020 के बाद से हम जलवायु परिवर्तन को कैसे लेकर के चलेंगे। इसी सम्मेलन के तहत लाया गया था किसको? तो समान परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों तथा संबंधित क्षमताओं CBDRRC को। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि अक्सर एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि इसको किस में इंट्रोड्यूस किया गया था? तो पेरिस सम्मेलन 2015 में। ये क्या? समान परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों तथा संबंधित क्षमता। अब जाहिर सी बात है जो विकसित देश हैं उन्होंने ज्यादा कार्बन उत्सर्जन किया है, ऐतिहासिक रूप से देखा जाए उन्होंने ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग में योगदान दिया, और जो अभी विकासशील देश हैं उन्होंने कम योगदान दिया है। जैसे हम लोग हो गए, अभी हम लोगों ने बहुत कम योगदान दिया है। हालांकि उत्सर्जन हमारा सबसे ज्यादा, लेकिन अगर जब प्रति व्यक्ति के ऊपर देखेंगे कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन कौन कितना कर रहा है, तो उसमें हम लोग बहुत पीछे हैं, यूएसए जैसे कंट्रीज आगे हैं। तो इस सम्मेलन में वही कहा जाता है कि जो देश इसके लिए ज्यादा उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं, वही लोग इसकी जिम्मेदारी भी ज्यादा लेंगे। जिनके पास टेक्नोलॉजी है, जो डेवलप है, उनके पास ज्यादा संसाधन है, वो लोग इस चीज की जिम्मेदारी ज्यादा लें कि जलवायु परिवर्तन को कैसे रोकना है, वैश्विक तापमान को कैसे कम करना है। और जो विकासशील देश है उनके पास थोड़ी सी कम जिम्मेदारियां दी जाए, ताकि अभी वो अपने आप का डेवलपमेंट भी कर सकें और इसको भी लेकर के चल सकें। यही यहाँ पे बताया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है पेरिस करार में विभिन्न दृष्टिकोणों पर राष्ट्रों के व्यवस्थापन, सिस्टमाइजेशन मुद्दे पहले से अलग हैं। यानी इसके पहले जो होते थे सम्मेलन उससे अलग है पेरिस सम्मेलन। क्यों? तो उसको देख लेते हैं। जिसमें प्रत्येक देश के उत्सर्जन में कमी लाने के लक्ष्य को तय करते हुए टॉप डाउन अप्रोच क्या होती है? यानी ऊपर से लेकर के नीचे तक चलने वाली नहीं है। यानी पहले सरकार लागू कर दे और उसके बाद फिर यहाँ नीचे आए, राज्य के स्तर पर, जिले के स्तर पर, इस तरीके से स्थानीय स्तर पर, यहाँ तक इस तरीके से नहीं है, बल्कि ये सारे देशों को, यानी यहाँ पे जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हो गई, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि पहले के जो इसके सम्मेलन होते थे, तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे यूनिप हो गया, WMO हो गया, आईपीसीसी हो गया, ये लोग जो है कोई फैसला लेते थे उसके बाद इसको सारे देशों को कह देते थे कि अब आप इसको लागू करें। यही उसके बाद टॉप डाउन अप्रोच यही थी। जैसे कि अपने यहाँ पहले था योजना आयोग जो फैसले लेता था, उसके बाद सबको लागू करने के लिए बोल देता था। उसके बाद आया नीति आयोग। अब ये नीचे से लेकर के ऊपर चलता है। नीति आयोग पहले राज्यों से, जिलों से, इन सबसे पूछता है, उसके बाद उसको लागू करता है, उसके बाद उस पर काम करता है। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि टॉप डाउन अप्रोच के पालन की अपेक्षा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए, यानी जो GHG है, ग्रीन हाउस गैसेज हैं, इसमें कमी लाने के लिए एक देशों को स्वतंत्रता देता है कि आप लोग अपने लेवल पे, अपने देश के लेवल पे, अपने जिलों के लेवल पे, अपने राज्य के लेवल पे जैसे चाहें वैसे काम करें, बस इसमें कमी करें, GHGs में कमी करें। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है।
पेरिस करार का उद्देश्य क्या था? वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से नीचे रखना। ये हम लोगों ने डिस्कस किया अभी इसके पहले भी कि जो पेरिस करार हुआ था, पेरिस सम्मेलन हुआ था ये COP21 में, तो इसका यही लक्ष्य था कि 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखेंगे तापमान, लेकिन 1.5 डिग्री सेल्सियस सक्रिय लक्ष्य, यानी इसके नीचे ही रखे तो ज्यादा बेहतर है। इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 2050 ईस्वी तक 50% कमी करना है, यानी 2050 ईस्वी तक 50% कमी, और 2100 ईस्वी तक 100% कटौती का लक्ष्य तय किया गया। यानी 2050 जो आएगा उसमें कार्बन उत्सर्जन जो 18 कहाँ से, तो 1850 से लेकर के 1900 जो है, ये बेस लाइन जो है पूर्व औद्योगिक स्तर जिसको बोलते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ पे जितना कार्बन उत्सर्जन होता था इसकी तुलना में 2050 तक 50% कार्बन उत्सर्जन कम कर देना है। और यही फिर 2100 जब आ जाएगा सन 2100, तो यहाँ पे 100% कार्बन उत्सर्जन कम कर देना। अब इसका 100% कार्बन उत्सर्जन कम करने का मतलब ये नहीं कि कार्बन उत्सर्जित ही नहीं किया जाएगा, कार्बन का उत्सर्जन तो होता रहेगा, लेकिन उसको बैलेंस कर देंगे किसी ना किसी तरीके से, पेड़ लगा करके या उसको नवीकरणीय ऊर्जा के द्वारा या अन्य किसी तरीके से उसको जो है बैलेंस कर दिया, जितना कार्बन निकलेगा उतना ही ऑब्जर्व भी कर लिया जाएगा, तो यही बैलेंस हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा, यानी 100% जो है कटौती हो जाएगी कार्बन उत्सर्जन में। यहाँ पे कहा जा रहा था, पेरिस करार का उद्देश्य यही था। साथ ही इसमें समपोषणीय विकास SDG जो था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की ओर अग्रसर होने के लिए 17 समपोषणीय विकास लक्ष्य गोल्स, यही है ना SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये 17 SDG थे और 169 लक्ष्यों का एक नया सेट 2015 में विश्व सरकार द्वारा अपनाया गया। यानी इसी में पेरिस सम्मेलन 2015 में ही जो 17 SDG आए थे वो, और इन्हीं के तहत 17 SDG के तहत 169 टारगेट हैं, 169 टारगेट हैं इनको, और ये जो है सारे देश 2015 में इनको अपनाए, विश्व के सारे देशों ने इनको अपनाया है 2015 में। कहाँ पे? पेरिस सम्मेलन में। ये कब हुआ था? तो COP21 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पेरिस में हुआ था। ये सारी चीजें इसमें, अर्थात 2020 की अवधि के बाद जो सार्वभौमिक करार स्थापित होगा, यानी 2020 के बाद जो भी आएगा ये पर्यावरण से संबंधित समझौता होगा, वो क्योटो प्रोटोकॉल की जगह लेगा। अब यही एक क्वेश्चन एक बार इसमें पूछा गया था क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड UPPCS में। परंतु क्योटो प्रोटोकॉल के विपरीत यह सभी देशों के लिए जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध कार्य करने हेतु ढांचा प्रदान करता है। यानी क्योटो प्रोटोकॉल के विरुद्ध जो जाकर के ये जो अब आएगा 2020 से लेकर के, वो सभी देशों को एक फ्रेमवर्क पहुंचाएगा, यानी एक प्रकार का बेस देगा कि आपको ये ढांचा इसके अंतर्गत काम करना, कैसे करेंगे वो आपके ऊपर है, बस इन चीजों पे काम करना है। जैसे मान लीजिए कह दे कि ये पर्यावरण परिवर्तन जो है इसको ध्यान में रखना है, जलवायु परिवर्तन इसको ध्यान में रखना है, वैश्विक तापमान वृद्धि इतना होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, सारी बेस दे देगा, उसके बेस पे हमें काम करना है। हम चाहे जैसे काम करें, बस इन सारी चीजों को पाना है हमको, इन सारी चीजों के भीतर रह करके काम करना है, इन सारी चीजों से बाहर नहीं जाना है। नेक्स्ट पॉइंट है 1.5 डिग्री सेल्सियस का लक्ष्य गंभीर क्यों है, इंपॉर्टेंट क्यों है? तो 2018 में IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, अभी IPCC का ऊपर जिक्र किया जा चुका है, इसने ये बताया था, इसने एक रिपोर्ट जारी की थी, इसमें कहा था कि अगर वैश्विक तापमान वृद्धि जो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाती है, यानी जो वैश्विक तापमान वृद्धि अगर उस 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाती है, तो उसका क्या परिणाम होगा, उसका क्या नतीजा होगा, उसका क्या प्रभाव होगा, इस बारे में इसने एक रिपोर्ट जारी की थी। और इसने ये भी बताया था कि अगर 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक पहुंच जाता है तापमान, या 2 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, तब उसका क्या तापमान पे असर पड़ेगा, उसका जलवायु पे क्या असर पड़ेगा, उसका क्या नतीजा होगा, ये सारी चीजें बताई थी इसने। और इसने 1.5 डिग्री सेल्सियस और 2 डिग्री सेल्सियस के बीच ये तुलना भी की थी कि अगर ये दोनों चीजें होती है तो इसके बीच क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। इसमें यह बताया गया कि मानव जनित कारणों की वजह से, यानी जो एंथ्रोपोजेनिक वजह है, मानव द्वारा किए गए कारण जो है, मानव जो करता है उसकी हरकतों के द्वारा 1 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि हो चुकी है पहले ही, यानी 1 डिग्री सेल्सियस पहले ही वृद्धि हो चुकी है। और अगर इसी दर से चलते रहे, और यानी मानव अगर अपनी हरकतें नहीं सुधारते, हम लोग ऐसे ही चलते रहते, हम लोग ऐसे ही करते रहेंगे, अपनी हरकतें नहीं सुधारेंगे, उसमें परिवर्तन नहीं लाएंगे, पर्यावरण को ध्यान में नहीं रखेंगे, तो 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि जो है ना, ये 2030-2052 तक हो जाएगी। यानी 2030 से लेकर के 2052 के बीच कभी भी 1.5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि हो जाएगी। अगर इसी तरीके से हम लोग चलते रहे, इसी तरीके से हम लोग काम करते रहे, अगर हम लोग उस पर सुधार नहीं करेंगे, उसको पर्यावरण को ध्यान में रख के नहीं चलेंगे, उसको और अच्छे लेवल पे लेकर के काम नहीं करेंगे, तो इस तरीके से 2030 से 2052 के बीच 1.5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि हो जाएगी, जो कि 1 डिग्री सेल्सियस पहले वृद्धि हो चुकी है। और अगर 2 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि हो जाएगी तो क्या क्या होगा? हीट वेव के बारे में वार्ता, अभी आप लोगों ने कई सारी न्यूज देखी होगी जिसमें हीट वेव की वजह से कई सारे लोग जान गए, यहाँ तक कि यूरोप जैसे देश में, यूरोप जैसे जगहों पे जहाँ इतनी सारी बर्फ पड़ती है, वहां पे भी हीट वेव की समस्या देखी गई। सूखा, 10 सेंटीमीटर समुद्र सतह में वृद्धि, अत्यधिक वर्षा, पारिस्थितिकी का विनाश आदि ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो अधिकतर अपरिवर्तनीय होंगी। यानी अगर 2 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि हो जाती है तो क्या क्या होगा? तो हीट वेव के बारे में वार्ता होगी, यानी लगातार हीट वेव आएगी, बार बार आएगी। सूखा भी पड़ सकता है, 10 सेंटीमीटर समुद्री सतह में वृद्धि हो जाएगा। अगर आप देखेंगे 10 सेंटीमीटर बहुत ज्यादा है, इस वजह से आइलैंड देश जो उनके ऊपर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा।
जो द्वीपीय देश हैं उनके ऊपर बहुत निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। हो सकता है कि उनका अस्तित्व ही खतरे में आ जाए, उनके जान माल की हानि हो जाए, उनके वहाँ लोगों की जान चली जाए इस वजह से। उसके बाद क्या है कि समुद्री सतह में वृद्धि, अत्यधिक वर्षा, यानी जो वर्षा होगी वो भी अधिक हो जाएगी। पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि जलवायु परिवर्तित हो जाएगा। कहाँ क्या होगा कुछ ये नहीं है कि कई जगह वर्षा अधिक होगी तो कई जगह सूखा पड़ेगा एक साथ ही। हो सकता है कि देश के किसी भाग में सूखा पड़ रहा हो, वहीं अन्य भाग में बाढ़ आ रही हो। ऐसे अफ्रीका में कई जगह देखने को मिलता है कि एक तरफ सूखा पड़ रहा है, 10-10 साल से एक तरफ बाढ़ आ जा रही है। यही चीजें यहाँ पे बताई जा रही हैं आईपीसीसी के द्वारा। और ये सारी चीजें ऐसी होंगी जिसको हम बदल नहीं पाएंगे, फिर ये सारी चीजें ऐसे चलती रहेंगी क्योंकि अपरिवर्तनीय हो जाएंगी ये सारी चीजें। नेक्स्ट पॉइंट है, यह वृद्धि हर जगह समान रूप से नहीं होगी। जाहिर सी बात है कि चाहे जो चीज होगी हर जगह एक तरीके से तो हो नहीं सकती, क्योंकि कई सारी चीजों पे डिपेंड करता है। कहाँ पे कार्बन उत्सर्जन ज्यादा हो रहा है, कहाँ पे पर्यावरण सही है, कहाँ पे खराब है, क्या है, कैसे है, तो इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है। तो ये हर जगह एक समान तो होगी नहीं। जैसे कि आर्कटिक में वैश्विक औसत से अधिक तापमान वृद्धि हो रही है, यानी आर्कटिक क्षेत्र जो है वहाँ पे वैश्विक औसत जो है, हमारी जो वैश्विक औसत 2 डिग्री सेल्सियस है, तो अब आर्कटिक में इससे भी ज्यादा हो रही है, 2.5 हो रही है, 3 हो रही है। तो इस तरीके से वैश्विक तापमान जो है औसत उससे अधिक आर्कटिक क्षेत्र में है, तो यहाँ पे प्रभाव भी ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा हो रहा है वैश्विक तापमान, यहाँ पे प्रभाव भी ज्यादा पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, क्षेत्रीय भिन्नता तथा सुभेद्यता तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस नीचे रखने के लिए और अधिक मजबूर करते हैं। यानी क्षेत्रीय भिन्नता जो है, देश से देश की भिन्नता जो है, अब मान लीजिए जैसे एक यूएसए हो गया, एक हो गया बांग्लादेश, अब इन दोनों की तुलना करेंगे तो जाहिर सी बात है कि यूएसए डेवलप कंट्री है, ये लोग अपने यहाँ पे जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए या उसके जो प्रभाव पड़ेंगे उससे निपटने के लिए नेक्स्ट लेवल पे काम करेंगे। लेकिन बांग्लादेश ये कैसे करेगा, या जो भी अन्य विकासशील देश हैं या अल्प विकसित देश हैं या जो अभी काम कर रहे हैं या द्वीपीय देश हो गए, इन लोग की तुलना में देखेंगे आप तो जो विकसित कंट्रीज हैं उनके पास तो भाई ज्यादा संभावना है, ज्यादा संसाधन है, वो लोग ज्यादा अच्छी स्थिति में है। तो जाहिर सी बात है कि वो लोग जो इसका परिणाम आएगा वैश्विक तापमान का, इसकी जो वजह है उसके वजह से जो इनका नुकसान होगा तो यूएसए जैसी कंट्रीज में कम होगा। लेकिन जो हमारे जैसे विकासशील देश हैं जिनकी जनसंख्या भी अधिक है, जहाँ भी खाने पे ही हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, खाना और रोजगार ही हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, तो यहाँ पे हम लोग जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कितना करेंगे, कैसे करेंगे और कैसे कैसे में, तो वही बताया जा रहा है कि यहाँ पे क्षेत्रीय भिन्नता जो है, और अब हर देश अलग अलग तरीके से सुभेद है। जैसे जो द्वीपीय देश हो गए उनकी सुभेद्यता अधिक है, क्योंकि अगर वहाँ पे थोड़ा सा भी तापमान में वृद्धि हुई, उसके बाद ग्लेशियर पिघले और थोड़ा सा जाके समुद्री सतह पे वृद्धि हुई, तो ये द्वीपीय देशों को लेकर के डूब जाएगी, पूरा देश का देश ही खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से यही बताया कि क्षेत्रीय भिन्नता हो गई और सुभेद्यता इसको तापमान वृद्धि को जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के लिए और अधिक मजबूर करते हैं। यानी अगर तापमान वृद्धि को रोकना है तो 1.5 डिग्री सेल्सियस के नीचे रोकना चाहिए, नहीं तो क्षेत्रीय भिन्नता की वजह से, सुभेद्यता की वजह से कई सारे देशों पे बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ जाएगा इसका और बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी उनको। नेक्स्ट पॉइंट है कि हम लक्ष्य से चूक क्यों रहे, यानी जो टारगेट रखा गया था 1.5 डिग्री सेल्सियस का उसको हम प्राप्त करने में पीछे क्यों रह गए, क्या वजह रहेगी। तो पहला पॉइंट है, ऐतिहासिक रूप से विकसित देश ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए अधिक जिम्मेदार हैं। जाहिर सी बात है कि जो विकसित देश हैं उन्होंने तापमान वृद्धि में अधिक योगदान दिया है। GHGs जो है, ग्रीन हाउस गैसेज जो है, उसके उत्पादन में अधिक योगदान दिया है, वही यहाँ पे बताया जा रहा है। इसलिए उनसे आशा है कि वह अधिक जिम्मेदारी लें इससे निपटने में। यानी अब उनसे ये उम्मीद तो की है, जैसे कि यहाँ पे किया गया था पेरिस सम्मेलन में, कि जो विकसित देश है उन्होंने ज्यादा तापमान वृद्धि में योगदान दिया है, ज्यादा कार्बन उत्सर्जन किया है, ज्यादा GHGs उत्पादन किए हैं, तो इस वजह से अब उनकी जिम्मेदारी भी अधिक होती है कि वो इससे निपटने में अधिक अपना रोल प्ले करें, अधिक आगे आए, ये लोग अपना रोल अधिक बढ़ करके निभाएं और ये तापमान वृद्धि को रोकें, यही यहाँ पे कहा जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, रूस तथा कनाडा ने अपने प्रतिज्ञा को पूरा करने की दिशा में थोड़ा बहुत काम किया है। यानी ये जो देश हो गया ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, रूस तथा कनाडा, ये सारे देश ऐसे हैं जो पर्यावरण परिवर्तन को लेकर के जागरूक हैं, तापमान वृद्धि को रोकने के लिए काम कर रहे हैं निरंतर। इन्होंने अपने प्रदर्शन में थोड़ा बहुत प्रगति भी की है, यही बताया जा रहा है यहाँ पे। और प्रदूषक चीन, ईरान तथा सऊदी अरब, यानी चीन हो गया, ये सबसे ज्यादा प्रदूषण इतने समय कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगाया जा रहा है हर जगह, और यहाँ पे जनसंख्या भी अधिक है। ईरान हो गया तथा सऊदी अरब हो गया, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में नीचे आए हैं। यानी जो ये जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है इसमें नीचे से ये लोग टॉप कर रहे हैं। कौन कौन, तो चीन हो गया, ईरान हो गया तथा सऊदी अरेबिया हो गया। कोविड के बाद देशों ने रिकवरी के चक्कर में इस पर ध्यान नहीं दिया। अब जब कोविड महामारी आई तो सारे देशों की अर्थव्यवस्थाएं बंद हो गई, लोगों ने काम करना बंद कर दिया, लगभग हर जगह लॉकडाउन लग गया। उस वजह से जो अर्थव्यवस्था का क्षेत्र था वो एकदम बंद पड़ गया, तो कार्बन सर्जन थोड़ा बहुत तो कम हुआ है। जाहिर सी बात है, अब इतनी सारी इंडस्ट्री बंद थी, उद्योग बंद थे, तो वहां से कार्बन सर्जन हो ही नहीं रहा था। वैश्विक तापमान वृद्धि जो थी वो थोड़ी बहुत देर के लिए रुक गई थी, ऐसा नहीं कि मतलब रुक गई थी, लेकिन बहुत धीमी हो रही थी, जिसको निगलेक्ट किया जा सकता है, या बहुत कम हो रही थी। तो वहां पे आप देख सकते हैं कि उद्योगों के बंद होने की वजह से इतने सारे इफेक्ट पड़े। अब ये हमारे भारत देश के स्तर पे तो वह नहीं था, चाइना में भी लॉकडाउन लगा, उससे में भी लगा, तो उसका इम्पैक्ट पड़ा था अपने तापमान पे, अपने पर्यावरण पे। लेकिन फिर क्या हुआ, जब कोविड-19 महामारी धीरे धीरे सही हुई, इसका टीका बन गया,
इसको रोकने में सफलता मिली थोड़ा बहुत। तो अब सारी अर्थव्यवस्था एक साथ ओपन हो गई। अब उन्होंने फिर से रिकवरी के चक्कर में कि जो उनका नुकसान हुआ था 1 साल 2 साल जितना भी लॉकडाउन लगा रहा, उसके बाद जो अब उससे नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई के लिए फिर से अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने के लिए लोगों ने कार्बन उत्सर्जन को ध्यान में नहीं रखा। पहले अपने अर्थव्यवस्था को बूस्ट करो, उसके बाद कार्बन उत्सर्जन या पर्यावरण को देखा जाएगा। इस वजह से दिक्कत होने लग गई। उसके बाद रूस यूक्रेन संघर्ष जो हुआ, इसने भी लक्ष्य को पाने और मुश्किल कर दिया। क्यों? अब रूस यूक्रेन संघर्ष जो, इसकी वजह से ऊर्जा संकट जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। यहाँ से कई सारी चीजें मंगाई जाती थी रूस यूक्रेन से, तब इसकी वजह से ऊर्जा संकट जैसी स्थिति आ गई। अब लोगों ने जो उनके पास था, कोयला हो गया, गैस हो गया, तेल हो गया, उन्हें सारी चीजों से फिर से अपना ऊर्जा उत्पादन शुरू कर दिया इनसे, क्योंकि यहाँ से मिलना तो था नहीं। ये दोनों तो अपने में ही फंसे पड़े हैं, तो ये किसी और को नवीकरणीय ऊर्जा क्या ट्रांसफर करेंगे, या तेल जो है सस्ते दामों पे क्या ट्रांसफर करेंगे, या कुछ भी हो। तो इस तरीके से जब ऊर्जा संकट आया, अब हमारे पास मान लीजिए कोयला ही है, तो हम लोग कोयले से उत्पादन कर रहे हैं। यूरोप जैसे कंट्रीज में दिक्कत होने लग गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु। अब ये जो रिपोर्ट जारी की गई है दोनों, उसमें क्या क्या बताया जा रहा है। तो इस रिपोर्ट में बताया गया कि समुद्र में हीट वेव में वृद्धि की संभावना व्यक्त की गई है, यानी समुद्र में जो हीट वेव आएगी उसमें वृद्धि हो सकती है, ये बताया गया यहाँ पे। अल नीनो इस साल और मजबूत रहेगा। परिणाम स्वरूप इस बात की संभावना 98% है कि 2023 से 2027 में कम से कम एक वर्ष का तापमान 2016 के तापमान से अधिक रहेगा। यानी 2016 में जो तापमान था, ऐसे संभावना बताई जा रही है इस रिपोर्ट में कि 2023 से लेकर के 2027 के बीच इसमें से कोई एक साल ऐसा जरूर होगा जिसमें 2016 का तापमान से अधिक तापमान रहेगा। क्यों? क्योंकि अल नीनो भी मजबूत होगा। अल नीनो कहते हैं एक जियोग्राफिकल फेनोमिना है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इसी दिन विस्तार से स्टैटिक पोर्शन में। क्रायोस्फीयर सिकुड़ रहा है तथा एशिया, उत्तर पश्चिम अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के उच्च ग्लेशियर पर्वत पिघल रहे हैं। यानी जैसे हमारे यहाँ हिमालय हो गया, यूरोप के कई सारे देश हो गए, और ये ध्रुवीय क्षेत्र हो गए, यहाँ के जो ग्लेशियर है ना वो पिघल रहे हैं। अब ग्लेशियर पिघलेंगे तो क्या होगा, उससे समुद्र जल स्तर में वृद्धि होगी, क्योंकि उसका पानी पिघल करके अंततः समुद्र में ही जाएगा। समुद्र जल स्तर में वृद्धि होगी तो क्या होगा, जो द्वीपीय देश उनके ऊपर खतरा बढ़ेगा, बाढ़ जैसी स्थितियां बनेंगी। इस तरीके की बहुत सारी चीजें नेगेटिव हैं, जो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ेगा हमारे ऊपर। आर्कटिक में तापमान वृद्धि की वजह से ग्रीनलैंड में बर्फ तेजी से पिघल रहे हैं। अब यही पॉइंट है कि आर्कटिक में जो तापमान वृद्धि हुई है वहां पे, अच्छा इसके पहले हम लोगों ने ये देखा कि जो वैश्विक औसत तापमान वृद्धि है उससे ज्यादा आर्कटिक में हो रही है, तो वहां से जाहिर सी बात है कि वहां पे बर्फ पिघलेंगे। तो ग्रीनलैंड का जो बर्फ है वो तेजी से पिघल रहा है। कई सारे तो ऐसे ग्लेशियर थे जो खाली हो चुके पिघल करके, जिससे समुद्र स्तर में वृद्धि हो रही है। अब जब बर्फ पिघलेगा तो अंततः जाएगा समुद्र में उसका पानी, तो जाहिर सी बात है कि समुद्र स्तर में वृद्धि होगी ही होगी, और कोई ऑप्शन तो है नहीं। तो कहाँ जाएगा पानी, समुद्र स्तर में ही जाएगा। समुद्र में ही जाएगा तो उससे समुद्र स्तर में वृद्धि होगी, जो द्वीपीय देशों के लिए अंततः खतरा बनेगा, बाढ़ जैसी कंडीशन आएगी, ओवरफ्लो हो जाएगा चीजें। तो इस तरीके से बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। जलवायविक आपदाएं मानव जनसंख्या, पारिस्थितिक तंत्र पर उनकी सुभेद्यता, उनकी तैयारी के आधार पर अलग अलग प्रभाव डालता है। यानी ये रिपोर्ट बता रही है कि जो जलवायु आपदाएं हैं, जैसे बाढ़ हो गई, सूखा हो गया, इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं, वो देशों की अपनी अपनी जो समस्याएं, मान लीजिए कोई देश अच्छे तरीके से लेकर के इनको टैकल कर रहा है, वो अधिक प्रिपेयर है, अपने आप को तैयार करके रखा है कि अगर बाढ़ आती तो हमें कैसे निपटना है, सूखा आता तो हमें कैसे निपटना है। और कोई ऐसा देश है जो अभी अपने आप पे जनसंख्या को सिर्फ खिलाने पिलाने में ही फंसा पड़ा है, उसके यहाँ इतनी ज्यादा जनसंख्या है, उसके यहाँ ऐसे अभी संसाधन नहीं है कि वो इन सारी चीजों को लेकर के काम कर सके अच्छे लेवल पे, या इन सारी चीजों को प्रायोरिटीज दे सके। उसके लिए अपने देश की जनसंख्या का पेट भरना ही प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है। तो कैसे काम करेगा? उनकी जो सुभेद्यता, हमारे द्वीपीय देश हैं वो अन्य स्थलुत देशों की तुलना में या अन्य देशों की तुलना में जाहिर सी बात है कि अधिक सुभेद है। तो वही यहाँ पे इस रिपोर्ट में बताया जाएगा कि सारे देशों के ऊपर अलग अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। जिसकी तैयारी जैसी अच्छी है वो उतना बच जाएगा, जिसके पास उतने संसाधन है उसको दिक्कत और अधिक होगी। इससे खाद्य असुरक्षा, विस्थापन तथा मृत्यु जैसी स्थितियां पर जाहिर सी बात है कि जब बाढ़ आ जाएगी, सूखा जाए, तो खाद्य असुरक्षा तो होगी होगी, लोग विस्थापित होंगे ही होंगे। अब कब तक यहाँ पे रहेंगे? हमारे 2 साल लगातार सूखा जाए, अब लोग कहाँ से खाएंगे पिएंगे? या बाढ़ लगातार 2 साल, तो कोई कितना बर्दाश्त करेगा, कब तक रुकेगा? और मृत्यु तो आप देख ही सकते हैं, अभी बहुत सारी कंडीशन से बनती है, जब बाढ़ आती है बहुत सारे लोग मर जाते हैं। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोग यहाँ पे मृत्यु की बात की जा रही है, इंसान की मृत्यु की बात नहीं की जा रही। अंततः हम लोग मतलब इसका यही निकालते हैं कि मृत्यु से मतलब होता है कि जो मानव जीवन की हानि होती है, उससे से मतलब निकालते हैं इसका। लेकिन इसके अलावा भी तो जो जानवर होते हैं उनकी भी तो मृत्यु होती है यार, जैसे गाय, बैल, भैंस जो हम लोग पालते हैं, जो हमारे जानवर है, पशुधन है, उनकी भी तो मृत्यु होती है। उसको कोई काउंट ही नहीं करता है कि उसके लिए कितना नुकसान हुआ, उसका अर्थव्यवस्था पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उनके जीवन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये सारी चीजों को भी काउंट करना चाहिए। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि खाद्य सुरक्षा हो गया, विस्थापन हो गया तथा मृत्यु जैसी स्थितियां पैदा होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भारत तथा पाकिस्तान में हीट वेव ने फसल पैदावार को कम किया है। यानी हीट वेव की वजह से भारत तथा पाकिस्तान दोनों देशों में फसल का उत्पादन जो है, फसल की पैदावार जो कम हो गई है। पाकिस्तान में बाढ़ ने फसल को देश के दक्षिणी तथा केंद्रीय भाग में बर्बाद कर दिया तथा 8 मिलियन लोगों को देश के अंदर ही स्थापित किया। यहाँ पे दक्षिणी थोड़ा गलत लिखा, तो मैं इसको पीडीएफ में सही कर दूंगा, इसको ध्यान मत दीजिए। यहाँ पे देखिए, अभी पाकिस्तान में जो बाढ़ आई थी आप सभी को पता है कि कितनी भयानक बाढ़ थी,
लगभग ये पाकिस्तान तबाह ही हो जाता है। यहाँ पे 8 मिलियन लोग यार, बहुत बड़ी संख्या, 8 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 8 मिलियन यानी 80 लाख लोग अपने देश के भीतर ही विस्थापित हुए, यानी यहाँ से वहां भटकते रहे। 8 मिलियन लोगों की बात की जा रही है, कोई 1-2 लाख लोगों की बात नहीं की जा रही, 80 लाख लोग। ये पाकिस्तान की बात है, क्योंकि यहाँ पे अभी बाढ़ आए थे, आप लोग को पता ही होगा हाल ही में। तो आप अब ये जो है बाढ़ ने फसल को देश के दक्षिणी तथा केंद्रीय भाग में बर्बाद कर दिया। यानी जो पाकिस्तान है, अब उसका तो नक्शा भी कैसे ही बना यार, उसका नक्शा भी मुझे ना, तो मान लीजिए यही है, तो ये केंद्रीय भाग हो गया और ये दक्षिणी भाग हो गया। तो वहां पे जो फसल थी उसको बर्बाद किया है यहाँ पे बाढ़ ने। नेक्स्ट पॉइंट है हॉर्न ऑफ अफ्रीका 2020 से सूखा झेल रहा है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितनी कंट्री, तो ये आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ये 2020 से सूखा झेल रहा है और अब चल क्या रहा है, 2023 चल रहा है, यानी 3 साल से लगातार यहाँ पे सूखा ही पड़ा रहा है। आप सोच सकते हैं कि वहाँ की हालत क्या होगी, वहाँ पे खाद्य सुरक्षा उत्पन्न हो गई होगी, वहाँ पे लोग के खाने के लाले पड़ गए होंगे, वहाँ पे क्या स्थिति होगी, वहाँ के लोग कैसे जी रहे होंगे वही लोग जानते हैं। और वहीं दूसरी तरफ पश्चिम अफ्रीका देश बाढ़ का सामना कर रहे हैं, यानी पश्चिमी अफ्रीकी देश जो है वहीं पे बाढ़ आ रही है, जबकि हॉर्न ऑफ अफ्रीका जैसे देश वहां पे सूखा पड़ रहा है। वही चरम मौसमी अवस्थाएं, कहीं पे बाढ़ कहीं पे सूखा, यही सारी चीजें होंगी जब जलवायु परिवर्तन होगा, वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी। प्रवासी प्रजातियों की संख्या में भी गिरावट देखी गई। सब अफ्रीकी क्षेत्र में, जो सब अफ्रीकन क्षेत्र है वहां पे प्रवासी पक्षी जो आते थे वो भी नहीं आएंगे, प्रवासी प्रजातियां जो आती थी वो भी कम आने लग गए हैं। कोरल रीफ ये एक कीस्टोन प्रजाति मानी जाती है समुद्र की, क्योंकि इसके ऊपर कई सारी अन्य प्रजातियां डिपेंड रहती हैं, तो इसको कीस्टोन प्रजाति की। कीस्टोन प्रजाति क्या हुई, जिसपे अन्य प्रजातियां डिपेंड रहती हैं और इसके भरोसे वृद्धि करते हैं, उसको कीस्टोन प्रजाति कहा जाता है। तो ये कोरल रीफ जो है समुद्र स्तर पर कीस्टोन प्रजाति है। इसके कोरल रीफ पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। WMO के अनुसार चरम मौसमी घटनाओं की वजह से पिछले 50 साल में 2 मिलियन लोगों की जान गई है। यानी पिछले 50 सालों में अगर देखा जाए तो पिछले 50 साल में 2 मिलियन लोग, यानी 2 मिलियन कितने हो गए, तो 20 लाख लोगों की जान गई तथा 4.3 ट्रिलियन डॉलर का आर्थिक नुकसान है। ये पॉइंट आंसर राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे कहीं, क्योंकि WMO जो है उसके अनुसार पिछले 50 सालों में 2 मिलियन लोगों की जान गई है, लगभग 20 लाख लोगों की जान गई है, और 4.3 ट्रिलियन डॉलर का आर्थिक नुकसान भी हुआ है। 2020-21 विश्व भर में 22,608 लोगों की मृत्यु आपदा के नाते हुई थी। यानी 2020-21 में विश्व भर में 22,608 लोग ऐसे थे जो ये आपदा के नाते, यानी जलवायु आपदा के नाते, जो वैश्विक तापमान, इन सारी चीजों की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो फरवरी 2023 अब तक का सबसे गर्म महीना रहा है भारत में, जब से रिकॉर्ड रखना प्रारंभ हुआ। कब से, तो 1901 से लेकर के 2023 तक का। अभी 2000 जो फरवरी महीना गुजरा 2023 का, इस सबसे आप सोच सकते हैं कि फरवरी में सबसे ज्यादा ठंडी पड़ती है हमारे यहाँ। जनवरी फरवरी का महीना ऐसा जो सबसे ज्यादा ठंड का महीना, तो यहाँ पे ये बताया रिपोर्ट में, तो फरवरी 2023 जो है वो सबसे ज्यादा गर्म महीना गुजरा अभी तक। कब से, तो 1900 से लेकर जब से हम लोगों ने रिकॉर्ड रखना शुरू किया है। 2022 में कुल दिनों के 80% दिनों में भारत ने चरम मौसमी घटनाएं देखी। यानी जो 2022 गुजरा है इसमें 365 दिन जो थे उसका 80% दिन ऐसा रहा जिसमें भारत ने चरम मौसमी घटनाएं देखी। यानी कभी अत्यधिक तापमान, तो कभी अत्यधिक वर्षा, कभी कुछ, ये सारी चीजें भारत में हुई है। भारतीय मानसून पिछले वर्ष सामान्य से अधिक वर्षा किए थे। मानसून पूर्व अवधि में चरम हीट के नाते उत्तराखंड में वनाग्नि देखने को मिली। यानी चरम हीट, वही हीट वेव जो है उसके नाते उत्तराखंड में वनाग्नि, जंगलों में आग देखने को मिली थी। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 के अनुसार भारत की रैंक 8 थी। यानी ये जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है इसमें भारत 8वें रैंक पे, यानी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, इसको ठीक तरीके से लेकर के चल रहा है भारत, टैकल कर रहा है जलवायु परिवर्तन को। भारत पर्यावरण तथा विकास में संतुलन बनाकर चल रहा है। घरेलू स्तर पर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, ग्रीन बॉन्ड आदि तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जोड़ व आपदा रोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन जैसे प्रयासों के साथ भारत यह प्रमाणित करता है कि वो जलवायु परिवर्तन के प्रति हमेशा तत्पर रहा है। नेशनल हाइड्रोजन मिशन हो गया, ग्रीन बॉन्ड हो गया, इसके अलावा इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो गया, उसके अलावा ये आपदा रोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन हो गया। ये सारे स्टेप ऐसे हैं जो भारत लेकर के चल रहा है अपने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और देश के स्तर पर भी। जान लेते हैं WMO के बारे में। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, इसकी उत्पत्ति अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन IMO से हुई है, जिसे वर्ष 1873 के वियना अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान कांग्रेस के बाद स्थापित किया गया था। 23 मार्च 1950 को WMO कन्वेंशन के अनुसमर्थन द्वारा संस्थापित WMO मौसम विज्ञान यानी मौसम और जलवायु परिचालन, जल विज्ञान तथा इससे संबंधित भूभौतिक विज्ञान हेतु संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी बन गई। यानी ये UN से जुड़ा हुआ विशेष एजेंसी है। यानी इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, तो इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन UN है। ये कब हुआ, तो 1950 में इससे जुड़ गया था। इसके सदस्य कितने हैं, तो 192 देश इसके सदस्य हैं और ये एक अंतर सरकारी संगठन है। भारत विश्व मौसम विज्ञान संगठन का सदस्य देश है और WMO का मुख्यालय कहाँ, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है।
अभी WMO द्वारा जारी कुछ प्रमुख रिपोर्ट है, कौन कौन सी? तो पहले होगी वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2022, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। जलवायु सेवा स्थिति रिपोर्ट, स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस रिपोर्ट, वैश्विक मौसमी जलवायु अपडेट, ग्लोबल सीजनल क्लाइमेट अपडेट, वैश्विक वार्षिक से दशकीय जलवायु अपडेट, इसके बारे में भी अभी हम लोगों ने ऊपर चर्चा की। ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट अपडेट, ये सारी प्रमुख रिपोर्टें हैं जो WMO द्वारा जारी की जाती हैं। इसके अलावा देख सकते हैं WMO के क्षेत्रीय कार्यालय हो गए या जो प्रस्तावित कार्यालय हैं, तो ये आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे है। यहाँ पे दिया गया WMO डिजिग्नेटेड RCC, ये क्षेत्रीय कार्यालय हो गया जो लाल त्रिभुज है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हो गया कैरिबियन का, हो गया ये वाशिंगटन में है, यहाँ पे उत्तरी अमेरिका का, यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका का है। यहाँ पे RCC पुणे यानी हमारे यहाँ भी है। यहाँ पे जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये WMO का ही एक पार्ट है। कहाँ पे है? तो पुणे में। ये सिर्फ हमारे भारत के लिए काम नहीं करता बल्कि एशिया के लिए काम करता है, एशिया के लिए। अब यहाँ पे RCC बीजिंग में भी है और यहाँ पे प्रस्तावित भी RCC टोक्यो हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे जो दिया गया सिग्नल दिया गया कि कौन सा क्या है। उसके अलावा यहाँ पे ये दिया गया है मैप में, आप देख सकते हैं सारा। वर्षा में वृद्धि भूजल भरण के लिए अकेले पर्याप्त नहीं होगी। ये आर्टिकल एक्चुअली है IIT गांधीनगर के 2 प्रोफेसर थे, इन्होंने रिसर्च की ग्राउंड वाटर के ऊपर, उत्तर भारत में जो जल यूज हो रहा है उसके ऊपर, और इन्होंने ही पब्लिश किया अपना जर्नल, इन्होंने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की और उसी में ये सारी बातें बताई गई। इसको द हिंदू ने छापा था, इसी बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें पहला पॉइंट है 2002 से 2022 के मध्य भारत के भूजल रिक्तीकरण का 95% उत्तर भारत में हुआ है। यानी 2002 से लेकर के और 2022 तक इन 20 सालों में भूमिगत जल का, भारत में भूमिगत जल का जितना प्रयोग हुआ है, भूमिगत जल जितना खाली हो, उसमें से 95% हिस्सेदारी उत्तर भारत की अकेले रही है। यानी उत्तर भारतीय राज्य आप देख सकते हैं कि भूमिगत जल के लिए उतना ज्यादा संवेदनशील नहीं है, वो भूमिगत जल का नुकसान ज्यादा कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वैश्विक तापमान वृद्धि जलवायु मौसम की चरम अवस्था जैसे बाढ़ तथा सूखा जैसे हालात पैदा कर सकती है। यानी जो ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है? तो कार्बन उत्सर्जन के कारण। ग्लोबल वार्मिंग से जलवायु परिवर्तन होगा, तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब जलवायु परिवर्तन होगा तो कहीं पे देश के एक हिस्से में बाढ़ आएगी, दूसरे हिस्से में सूखा पड़ेगा, इस तरीके की घटनाओं में वृद्धि हो सकती है और इससे जो है समुद्र जलस्तर में वृद्धि होगी। इस तरीके की बहुत सारी घटनाएं हो सकती हैं। गर्म होते जलवायु के कारण उत्तर भारत में वर्षा भी अधिक होगी। यानी ये जो वैश्विक ऊष्मन है या ग्लोबल वार्मिंग है, ग्रीन हाउस गैसेस के कारण, इससे जो है उत्तर भारत में वर्षा जो प्राप्त होती है उसमें वृद्धि हो जाएगी। यानी अभी जितना प्राप्त होती है उससे अधिक उत्तर भारत में वर्षा प्राप्त होगी। कितना प्रतिशत? तो वो 6 से 8%। यानी अभी जितना उत्तर भारत में वर्षा प्राप्त हो रही है उससे 6 से 8% अधिक प्राप्त होगी वर्षा, जब ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा या ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। लेकिन इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण यही है कि मानसून जो है वो अच्छा हो जाएगा उत्तर भारत में। मानसून अच्छा हो जाएगा तो यहाँ पे वर्षा अधिक होगी। अब वर्षा ही जो है मुख्य रूप से वर्षा ही जिम्मेदार है भूजल भरण के लिए, यानी भूमिगत जल संसाधन जो है उसके भरण के लिए वर्षा ही मुख्य रूप से जिम्मेदार है। तो लोगों को यही लगता है कि वर्षा होगी, बारिश होगी तो भूमिगत जल जो है वो फिर से रिचार्ज हो जाएगा, ग्राउंड वाटर फिर से रिचार्ज हो जाएगा, भर जाएगा फिर से, और हमें क्या, हम तो ऐसे यूज करते रहे भूमिगत जल संसाधन जो उसको बर्बाद करते रहे, उसका सिंचाई में, नहाने में, अन्य जगहों पे ऐसे बेकार करते रहे उसको, हम उसके लिए उतना संवेदनशील है नहीं। तो यही इस पॉइंट में, इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है। इंडो गैंगटिक क्षेत्र से गहरे जलभृतों से जल का प्रयोग अधिक वर्षा के बाद भी भूजल भरण में समस्या उत्पन्न कर सकता है। यानी इंडो गैंगटिक यानी गंगा वाला जो क्षेत्र है उत्तर भारत में, वहां पे अगर जो वहां से हम लोग पानी निकालते हैं, किसके लिए? तो खास करके सिंचाई के लिए, क्योंकि वो वाला क्षेत्र जो है कृषि के लिए बहुत उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। गंगा का प्लेन जो है वो अधिक उपजाऊ माना जाता है कृषि के लिए, तो वहां से हम लोग अधिकतर सिंचाई के लिए पानी निकालते हैं। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि वहां से इतना पानी निकाला जा रहा है कि अगर वर्षा अधिक भी हो रही है, यानी 6 से 8% अधिक भी वर्षा प्राप्त करता है उत्तर भारत, तब भी जो भूमिगत जल संसाधन उसके पुनर्भरण में, उसके रिचार्ज होने में दिक्कत हो जाएगी, समस्या हो जाएगी, उतना नहीं भर पाएगा जितना कि पहले था। अतः उत्तर भारत में भूजल भरण में भूजल संरक्षण के बिना वर्षा में वृद्धि अकेले पर्याप्त नहीं हुई। यानी वर्षा में वृद्धि हो तो हो, उससे मतलब नहीं, आपको भूमिगत जल का यानी भूजल का संरक्षण भी करना है। अगर आप चाहते हैं कि ग्राउंड वाटर फिर से रिचार्ज हो, ग्राउंड वाटर बना रहे, तो उसके लिए आपको भूजल संरक्षण भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप वर्षा पर ही डिपेंड रहें। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जैसे अब जल का सही तरीके से प्रयोग करें। अगर हम कभी कभी ऐसा होता है कि हम नहाने आते हैं, टोटी खोल देते हैं, नल खोल देते हैं, चलता रहता है, अब उसमें से पानी गिरता रहता है, वो हम अपने लेवल पे जो हम कर सकते हैं कम से कम वो तो करें। हमें लगता है कि सारी जिम्मेदारी सरकार की है या सारी जिम्मेदारी एनजीओ की है, तो इस तरीके से नहीं चलेगा ना, हमें भी अपने लेवल पे कुछ कदम उठाने होंगे। जैसे हम लोग जब मुंह धुलते हैं तब फालतू का पानी यूज ना करें, या जैसे हम लोग नहाने गए तो वहां पे फालतू का पानी ना गिरने दें। इस तरीके से छोटा छोटा कदम उठा करके हम इसमें योगदान दे सकते हैं। लेकिन हम लोग इन सारी चीजों पे ध्यान ही नहीं देते। हमें लगता है कि सारी जिम्मेदारी सरकार की है, इंटरनेशनल लेवल पे तो इसके लिए काम हो ही रहा है, हम क्यों इसके लिए मेहनत करें, या हमारी क्या जिम्मेदारी है, हम थोड़ी ना कुछ कर रहे हैं। तो ये चीजें, ये व्यवहार में परिवर्तन लाना ही पड़ेगा। अगर हम ये चाहते हैं कि भूमिगत जल संसाधन बना रहे, हमारा पर्यावरण अच्छा बना रहे, तो उसके लिए हमें अपने भी व्यवहार में परिवर्तन लाना ही पड़ेगा। यह अति आवश्यक हो गया है कि भूमिगत जल का जो है भूजल
उसका सिंचाई के लिए असतत प्रयोग रोका जाए, यानी जो सिंचाई के लिए भूमिगत जल का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे एक आ जा रहा है कि जो सिंचाई के लिए हम भूमिगत जल का अंधाधुंध तरीके से प्रयोग करते हैं उसको रोका जाए और इसके सतत प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए, यानी उसका प्रयोग तो किया जाए, भूजल का प्रयोग तो किया जाए लेकिन सतत तरीके से। उसका ये भी ध्यान रखा जाए कि ग्राउंड वाटर फिर से रिचार्ज होता जाए। भूजल प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो 89% हिस्सा इसका जो है वो सिंचाई के क्षेत्र में प्रयोग होता है, यानी भूजल का 89%, 100 में से 89 भाग जो है सिंचाई में प्रयोग कर लिया जाता है। उसके बाद 9% भाग जो घरेलू उपयोग के लिए और 2% भाग जो उद्योगों के लिए यूज किया जाता है। अब देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा सिंचाई में ही प्रयोग हो रहा है हमारे भारत में भूमिगत जल का प्रयोग, और हमें लगता है कि उद्योग में ये कर दिए, जल खराब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जो प्रयोग हो रहा है वो सिंचाई में हो रहा है और यहाँ पे सबसे ज्यादा नुकसान भी हो रहा है। इसलिए कई बार बात चलती है कि यहाँ पे जो सिंचाई में प्रयोग किया जाता है, इसके ट्यूबवेल जो होते हैं, जो भी लगा होता है सिंचाई के लिए संसाधन, ये पंप जो होता है, इन सारी चीजों पे जो टैक्स लगा देना चाहिए बिजली का, बिजली पे टैक्स लगा दे, कुछ बिजली पे फीस लगा दें ताकि इसका प्रयोग जो है सतत तरीके से किया जा सके। हालांकि सरकार अभी इस मुद्दे पे कोई विचार नहीं कर रही कि इस पे टैक्स लगा, क्योंकि अभी किसान भी जो है उनकी हालत इतनी खस्ता है यार, वो ऐसे ही आत्महत्या कर रहे हैं, तो उस पर बिजली पे भी टैक्स लगा देना, उसकी फीस रख देना, वो किस हद तक सही होगा इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, तो इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि ये किसानों को जागरूक करना चाहिए, टैक्स लगाने से अच्छा कि इनको जागरूक किया जाए, एनजीओ की सहायता ली जाए, वहाँ के स्थानीय लोगों की सहायता ली जाए और उनको बताया जाए कि जल का प्रयोग किस तरीके से किया जाना चाहिए, सिंचाई के नए नए तरीके बताए जाने चाहिए, जैसे सूक्ष्म सिंचाई हो गई, इस तरीके से जो आधुनिक सिंचाई पद्धतियां उन तरीकों के बारे में बताना चाहिए और उनको सिंचाई के और जल के सतत उपयोग के बारे में जानकारी देनी चाहिए, जागरूक करना चाहिए। भूजल में कमी से संबंधित प्रमुख मुद्दे क्या, तो अनियमित निकासी, यानी कोई भी लिमिट ही नहीं है, कोई कितना भी निकाल रहा है, कहीं से भी निकाल रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसका प्रयोग भी सही तरीके से नहीं कर रहा है। जल गहन फसलों की खेती, जैसे आप देख सकते हैं इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जैसे सरकार जो है चावल की खेती पे, गेहूं की खेती पे, इस तरीके की खेती पे एमएसपी देती है, तो कई बार कई विशेषज्ञ इस मुद्दे को उठाते हैं कि अगर सरकार एमएसपी देना बंद कर दे चावल पे और ऐसे फसलों पे दे जिसमें जल का कम उपयोग होता है, क्योंकि चावल की खेती में जल का बहुत अधिक उपयोग होता है, तो सरकार कई बार ये विशेषज्ञ बताते हैं कि अगर सरकार एमएसपी चावल की जगह कोई ऐसी फसल पे दे जो जल का कम प्रयोग करते हैं। तो इसी से जुड़ा मुद्दा ये जल गहन फसलों की खेती के बारे में। भूजल संबंधी विनियमन का अभाव, यानी भूमिगत जल जो है उससे संबंधित कोई नियम नहीं है, नियम है भी तो इतना सख्त नहीं है कि उसको लागू किया जा सके, सख्ती से लागू नहीं किया जाता, इसलिए उसका कहा जा रहा है कि भूजल संबंधी विनियमन का अभाव है। बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण, ये तो सबसे बड़ा पॉइंट है कि जितना जनसंख्या बढ़ेगी उतना ज्यादा जल की आवश्यकता पड़ेगी और शहरीकरण जो होता है वहां पे भी जल की आवश्यकता अधिक पड़ती है। तो इस तरीके से बताया जा रहा है कि जो भूमिगत जल है वो उसका कहाँ कहाँ यूज किया जाता है और क्या उसमें समस्याएं आ रही हैं। जलवायु परिवर्तन के नाते भी जल तालिका का गिरता स्तर हो जा रहा है, यानी जल तालिका जो है भूमिगत जल है उसका स्तर गिर रहा है जलवायु परिवर्तन के कारण, क्योंकि यहाँ पे सूखा पड़ रहा है, वेपोराइजेशन जिसको वाष्प उत्सर्जन बोलते हैं वो भी अधिक होता है, तो उस वजह से इसको पुनर्भरण में समस्या होती है। अधिकतर जल वाष्प, ग्लोबल वार्मिंग जब बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है तापमान बढ़ेगा तो वाष्पोत्सर्जन बढ़ेगा। अब वाष्पोत्सर्जन बढ़ेगा तो वहां से पानी जो है गैसीय फॉर्म में बन करके उड़ जाएगा, तो वहां से पुनर्भरण कैसे होगा जल का। भूजल प्रबंधन से संबंधित वर्तमान सरकारी पहलें क्या क्या है, तो राष्ट्रीय जल नीति 2012, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जल शक्ति अभियान, कैच द रेन कैंपेन, अटल भूजल योजना, ये सरकारी पहले, इसको आप अपने आंसर राइटिंग में कंक्लूड कर सकते हैं। इससे आपका आंसर राइटिंग में इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी, एग्जामिनर पे इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। केंद्रीय भूमि जल बोर्ड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यह जल संसाधन मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय, यानी किसके अंडर में काम करता है, तो ये करता है जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत, और राष्ट्रीय शीर्ष एजेंसी है जिसे देश के भूजल संसाधनों के प्रबंधन, यानी देश का जो भूजल संसाधन उसके लिए क्या क्या करता है, तो प्रबंधन करता है, उसका अन्वेषण करता है, उसकी निगरानी करता है, उसका मूल्यांकन करता है, उसकी वृद्धि और विनियमन हेतु वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने को उत्तरदायित्व इसी को सौंपा गया। यानी इन सारी चीजों से जुड़ी जो वैज्ञानिक जानकारी है ये यही बताता है सरकार को, उसी के बेस पे काम किया जाता है। इसकी स्थापना वर्ष 1970 में कृषि मंत्रालय के अधीन अन्वेषण कार्य ट्यूबवेल संगठन, एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवेल्स ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदलकर की गई थी, जिसे वर्ष 1972 के दौरान भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के भूजल प्रयोग के साथ विलय कर दिया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ, तो इसका मुख्यालय भूजल भवन फरीदाबाद हरियाणा में है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत गठित केंद्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा देश में भूजल विकास के नियमन से संबंधित विभिन्न गतिविधियों की देखरेख की जा रही है।